नमस्कार, भूमि रोहित शर्मा। जैसा कि अमित शाह ने कहा था 31 मार्च 26 तक माओवाद भारत से समाप्त हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, इसका जश्न तो उसने मना लिया, खत्म हो गया। धरातल पर क्या हालात है इसके बारे में अब उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। अमित शाह, जैसा कि सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य जगदीश चंद्र यादव कहते हैं, बार बार कहते हैं और जोर देकर कहते हैं कि माओवाद और मजबूत हुआ है। भारत में माओवादियों की संख्या या उसकी भर्तियां और ज्यादा मजबूती से हो रही है, या फिर यूं कहें कि वह दावा है कि जो भी बुरे तत्व थे माओवादी संगठन के अंदर वे निकल गए, जिसको वो कार्बन डाइऑक्साइड की संज्ञा देते हैं। बहरहाल ऐसी ही कुछ बातें कांग्रेस के नेता छविंद्र कर्मा भी कह रहे हैं। छविंद्र कर्मा का साफ कहना है कि ग्राउंड पर हालात बिल्कुल ही अलग हैं। छत्तीसगढ़ के गांवों में, जंगलों में, देहातों में, शहरों में भी हो सकता है माओवादी का आना जाना लगातार तेज हुआ है, बढ़ रहा है। बेशक वे हथियार लेकर नहीं चल रहे हैं या कम चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो जो है लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। माओवादियों को आप केवल वायलेंस से या किसी घटना से तय नहीं कर सकते हैं कि वो है अथवा नहीं है। उसको जानने के लिए बहुत ही जो छविंद्र शर्मा कहे हैं कि ग्राउंड पर समझना पड़ता है, गांव के लोगों से मिलना पड़ता है और गांव के हालात में क्या हालात है उसको समझना पड़ता है। जगदीश चंद्र यादव प्रभात जी, जो कि सीपीआई माओवादी पॉलिट सदस्य रहे हैं, उनका यह दावा वही पुष्टि कर रहे हैं छविंद्र कर्मा। छविंद्र कर्मा कौन है? छविंद्र कर्मा वही है जो महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुडूम को शुरू किया था छत्तीसगढ़ में, और जिसके कारण लाखों लोग तरबदर हो गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हजारों गांवों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया। आज जब माडवी हिडमा की हत्या होती है, इसके बाद से परिस्थिति बदल जाता है। लोग जिस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, चाहे दिल्ली हो या भारत के विभिन्न हिस्सों में हो, या फिर यूं कहें पूरी दुनिया में माओवादियों के प्रति सहानुभूति की लहर जिस तरह से चलती है, और तमाम लोग ये महसूस करते हैं, आम जनता ये महसूस करती है कि माडवी हिडमा जंगल का रखवाला था और अब वो मर गया है, तो अब जंगल का रखवाला कोई नहीं बचा है। सरकार उसको औने पौने दाम पर लूट खसोट करने के लिए पहुंच जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जो ही माओवादी खत्म होने की घोषणा अमित शाह ने संसद में किया, उसके तुरंत बाद हसदेव जंगल के कटाई का एक नया सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इसके तहत उड़ीसा में भी इसी तरह की घटनाएं घटी, जहां पर कि हजारों लोगों ने, आदिवासियों ने अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष किए, आंदोलन किए और सड़कों पर उतरे। पानी में भी उतर करके सत्याग्रह उन्होंने किया, गले में फंदा लगाकर उन्होंने सत्याग्रह किया, जो तस्वीरों अपने विभिन्न जगह पर देखा है। इन तमाम चीजों के बीच एक चीज जो साफ तौर पर साबित हो गई है या स्पष्ट हो गई है कि माओवादी खत्म नहीं हुए हैं, उन्होंने संघर्ष तरीका थोड़ा बदला है। दबाव भी काफी था उन पर, और जैसा कि लोगों की आकांक्षाएं हैं, उस आकांक्षाओं के तहत माओवादी अगर छोड़ भी देते हैं लड़ाई को, तो भी माओवादी के दूसरे रूप में फिर से सामने आएंगे। माओवादियों का संघर्ष एक के बाद एक बढ़ रहा है। गांव में, जैसा मैंने दिखाया था अपने वीडियो में, जहां मैं ग्राउंड रिपोर्ट किया था चतरा में, वहां पर माओवादियों ने कितने सारे विकास के कार्य किए थे। स्कूल का, अस्पताल का, नहर का, तालाब का, और न जाने क्या क्या उन्होंने आविष्कार किया था, लोगों को दिया था, और उनकी यादों को लोग आज भी संजोए हुए हैं। माओवादी किसी व्यक्ति का नहीं होता है, माओवादी किसी एक व्यक्ति का या किसी एक धारा का नहीं होता है। ये माओवादी पूरे देश के लोगों के मनोवृत्ति का, मनोस्थिति का एक वास्तविक चित्रण है, एक वास्तविक सच्चाई है। जहां कहीं जुल्म होगा
जहां कहीं अन्याय होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, वो तमाम जगह माओवादी उठ खड़े होंगे। यह बात बार बार साबित हुई है। यह बार हर बार इस देश ने बताया है, इस देश की जनता ने बताया है। कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में माओवादियों का प्रभाव बढ़ा है या था, विकास उन्हीं ने किया है। चाहे वो बिहार के गांव में हो, सुदूरवर्ती गांव में, जहां जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, इन तमाम जैसे चीजों, कुरीतियों का भी खंडन या उसका विरोध या उसका प्रतिकार या उसको जो खत्म किया गया, माओवादियों ने ही किया है। सरकार को जो करना चाहिए वो काम माओवादी कर रहे हैं। माओवादी के इलाके में लोग बताते हैं महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को है, और महिलाओं खास करके वो रात में जब चाहे, जहां चाहे, अपनी मर्जी से जा सकती है, आ सकती है, चाहे रात को 2 बजे हो या रात के 3 बजे हो। उनके साथ किसी तरह की अपराध की घटनाएं नहीं होती है। ये माओवादियों के राज का हकीकत है। जनता सरकार माओवादियों ने बनाया था, उस जनता सरकार को सरकार ने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। ऐसा दावा अमित शाह करते रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे भी उलट है। आप उन चीजों को नहीं ढा सकते हैं, उन चीजों को नहीं तोड़ सकते हैं जो चीज की जनता के बीच स्थापित हो गया है, स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। भले है वो रूप बदल ले अपना, लेकिन उसका मूल चीज, मूल बातें सलामत रहेगी, वहीं रहेगी। और इसको आप समझना चाहें अगर, इससे समझ सकते हैं, भारत में आज से 2600 साल पहले जिस गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था और उसके बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया था, पूरी दुनिया में भारत को जाना गया बौद्धों के ही नाम से। आज ये भारत को बौद्धों के ही नाम से दुनिया जानती है। यहाँ भले राम, श्याम, मोहन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम भले आप जप रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया अगर जानती भारत को अगर है तो बुद्ध के कारण जानता है, बौद्ध के कारण जानता है। राम को कोई नहीं जानता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कोई नहीं जानता। ये चोचले हैं जो ब्राह्मणवादियों ने यहाँ पर आकर के पैदा कर दिया है। 2600 साल से भारत में बौद्धों के खिलाफ एक से एक उत्पीड़न किए गए, लाखों बौद्धों को काट करके फेंक दिया गया, लाखों बौद्धों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, उनके सर कलम कर दिए गए, और यहां तक ही नहीं, उन बौद्धों के साहित्य को नष्ट कर दिया गया आग लगाकर नालंदा यूनिवर्सिटी में। यहां तक कि उन बौद्धों के खिलाफ सैकड़ों ग्रंथ ब्राह्मणवादियों ने लिख डाले, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या कोई भी वाद हो, कुरान सब लिख दिया गया। इसके बाद भी बौद्धों को खत्म नहीं किया जा सका। जब इन ब्राह्मणवादियों ने बौद्धों को खत्म नहीं कर सका 2600 साल के बाद भी, तो माओवादियों कैसे समाप्त कर देगा? क्योंकि माओवादियों की धारा उन्हीं चीजों से चलती हुई, बढ़ती हुई यहां तक आई है। लोगों का यह भी कहना है, या इतिहासकारों का यह भी कहना है कि भारत का संपूर्ण इतिहास बौद्धों का इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक का इतिहास बौद्धों का इतिहास है। बौद्धों के उत्थान, पतन और उसके संघर्षों की कहानियां हैं जो भारत में है। ना तो भारत में वैदिक काल रहा है, ना ही भारत में कोई अन्य काल रहा है। जो कुछ भी रहा है बौद्धों का रहा है, और यही कारण है कि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि भारत में 3 भगवान के तौर पर स्थापित हुए हैं। पहला भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म को यहाँ पर बढ़िया से चलाया, स्थापित किया और उसको विस्तारित नई सिरे से किया। दूसरा भगवान बिरसा मुंडा को का दर्जा दिया गया, जिसे कि आदिवासी पूजते हैं, आदिवासियों से संघर्ष की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और तीसरे भगवान के तौर पर चलपति को माना गया। चलपति वही है जो कि सीपीआई माओवादी के पॉलिटिकल सदस्य रहे हैं, जिनकी हत्या इस सरकार ने कर दी थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, जो तीनों भगवान हैं, वो तीनों भगवान की ही हत्या इस देश के में हुआ है। गौतम बुद्ध को जहर देकर के मार दिया गया था, तो वहीं बिरसा मुंडा को भी जहर देकर के ही जेल के अंदर में मार डाला गया था। और
तीसरे भगवान माओवादी चलपति की भी हत्या गोली मारकर पुलिस ने ठंडे दिमाग से कर दी। विरोधियों के क्रूर दमन का शिकार हुए तीनों भगवान की रक्षा इस देश के जनता, इस देश के लोग नहीं कर पाए। ये इस देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अभिशाप है। इतना ही नहीं, इन तीनों भगवान के खिलाफ दुष्प्रचार जितना भयानक तौर पर उनके दुश्मनों ने किया है, उस दुश्मन के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर यहाँ के लोग अपने ही भगवान के खिलाफ दुष्प्रचार के शिकार हो गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी अगर हम कहें तो अभी जब इनका कार्यक्रम किया गया था 9 जून को, जब इनकी शहादत दिवस पर चंद लोग ही आए थे पटना में, बाकी न सरकारी अमला आया ना ही कोई और आया। बुद्ध की हालत आप जानते हैं, ये बौद्धों का देश है। इसके बाद भी बुद्ध की तमाम मूर्तियां, तमाम प्रतिमाओं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ब्राह्मणवाद अकूत दौलत बटोरने में कर रहा है, बुद्ध के खिलाफ गालियां दे देकर। उसी तरीके से हम अगर माओवादी चलपति को देखें, अगर चलपति और उनके तमाम साथियों को खिलाफ इस देश की जनमानस के अंदर ऐसा जहर इस सरकार ने भर दिया है, जिससे लगता है कि माओवादी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह हालात इस देश के जनता का इन शासक वर्गों ने किया और इस देश की जनता ने अपने आप को इस हालत में पहुंचा लिया कि आज यह देश गुलामी के हालात में पहुंच गया है, जहां पर भारत की सरकार अमेरिका के चरणों में दंडवत है और अमेरिका हर आए दिन इस देश को अपमानित कर रहा है, इस देश के नागरिकों की हत्या कर रहा है, इस देश के सैनिकों की हत्या कर रहा है। अभी आपने सुना होगा हॉर्मुज में जिस तरह से भारत की जहाज़ों पर लगातार अटैक किए गए, हमले किए गए और 3 नाविकों की हत्या कर दी गई। इसके खिलाफ भारत चू तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह देश अपने भगवानों को इस तरह से भूलती रहेगी या उसका तिरस्कार करेगी तो यह देश और यह देश की जनता अब पूरी दुनिया में अपने आप ही तिरस्कृत हो जाएगी। इस देश को यह तय करना पड़ेगा कि वह अपने भगवान के बताए रास्तों पर चलना चाहेगी या जिन लोगों ने उनके भगवान की हत्या की है, जिन लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान चलपति की हत्या की है, उनके खिलाफ वह संघर्ष करेगी। तो भारत में यही 3 भगवान हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो सवाल यही है कि भारत में माओवादी जो है यह कोई अलग से आया हुआ धारा नहीं है, बल्कि यूं कहे तो यह भारत में बल्कि सिंधु घाटी से चलती आती हुई वह धारा जो बौद्धों से आती हुई आगे बढ़ती हुई आज माओवादियों के रूप में अब भारत में देख पा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है। बहरहाल हम आपको छविंद्र कर्मा जो महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं, कांग्रेस नेता जिनकी झीरम घाटी में माओवादियों ने हत्या कर दी थी, उनका बयान को सुनवाते हैं, जो कि दैनिक भास्कर जैसे एक अखबार ने, मीडिया ने उनसे इंटरव्यू लिया था और छविंद्र कर्मा किस तरीके से उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ग्राउंड पर माओवादी आज भी हैं, आज भी वो घूम रहे हैं, 10 की संख्या में घूम रहे हैं, 20 की संख्या में घूम रहे हैं। भले ही शस्त्र ना हो, शस्त्र कहीं रख दिए हों, लेकिन वो घूम जरूर रहे हैं, मूव जरूर कर रहे हैं, हर गांव से संपर्क साध रहे हैं। इन चीजों के साथ ही हम एक चीज और बताना चाहेंगे, हिंसा से मैंने हत्या करके आप कभी भी माओवादियों को समाप्त नहीं कर सकते। दमन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए वो गायब भले हो जाएंगे, लेकिन उठ करके वो फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से बौद्धों को भले ही काट करके फेंक दिया गया, मार डाला गया, उनकी किताबों को, उनके ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, इसके बाद भी बौद्ध नए सिरे से आज भारत में खड़े हुए हैं। और उसी तरीके से माओवादी के बारे में कहा जाता है, जिनको भी आपने भारत सरकार ने मार डाला, खत्म कर दिया, फिर भी वो आज जीवित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक घटना मैं बताना चाहूंगा सब दर्शकों को कि जिस तरीके से जब भारत में बिहार में खास करके माओवाद का शुरुआत हुआ था,
उसमें एक माओवादियों की एक जो धारा थी, वो धारा थी CPI-ML पार्टी यूनिटी। पार्टी यूनिटी उस पर छोटी सी पार्टी थी, उसको कोई बहुत लोग जानते भी नहीं थे, उसके बहुत सारे लोग भी नहीं थे। लेकिन अरवल जो जहानाबाद जिला में पहले पड़ता था, अब वो अलग जिला का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अरवल में एक सभा हो रही थी, उस सभा को पुलिस ने गोलियों से भून डाला, ठीक जालियांवाला बाग की कांड की तरह 1984 ईस्वी में। सीपीआई माओवादी के लीडर बताते हैं, जो कि पार्टी यूनिटी धारा से आए थे, वो बताते हैं कि अरवल नरसंहार होने के बाद उनकी पार्टी, जिसे बहुत लोग जानती नहीं थी, लोग समझती नहीं थी, चारों तरफ हजारों गांवों में पार्टी यूनिटी का विस्तार हो गया। खुद उन्हें भी नहीं पता था किस किस गांव में हमारी कमेटी बन गई है। तो सवाल यही है, आप हत्या करके, आप मार करके लोगों को, माओवादियों को समाप्त कतई नहीं कर सकते हैं। सलवा जुलूम के दौर में भी यही हुआ है। सलवा जुलूम के दौर में भी यही हुआ, हजारों आदिवासियों को माओवादियों को मार डाला गया। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकार माओवादी और ज्यादा विस्तार हो गया, उनका और ज्यादा बढ़ गया, पूरी तरह से खत्म। रेणुका एक कहानी लिखती है, नक्सलवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नक्सल हिंसा पीड़ित वो बताती है कि जब और कांग्रेस लीडर छविंद्र एक अपनी कहानी बताती है वो कि जब 15-16 माओवादी एक साथ किसी एनकाउंटर में मारे गए थे, तो ये लोग काफी डरे हुए थे कि जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जिनके बेटे मारे गए हैं वो क्या कहेंगे। ये लक्ष्य को इन्होंने तय किया कि हम उनके परिवार के साथ जाएंगे, उनके परिवार के पास पहुंचेंगे और वो मुझे जो सजा देंगे हम उसको कबूल करेंगे। अगर वो गाली दें, मारे हमको, तब भी हम जो है उनके पास जाएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, जो चाहे हमको कर सकते हैं। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचती है, उस गाँव में पहुंचती है, तो जिनके बेटे शहीद हुए थे उसके माओवादियों के आंदोलन में या उस लड़ाई में, इस काउंटर में, इतना जल्दी लोग होगा इनका उतना ही सम्मान किए और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा क्यों मरा, आपके कारण मरा, बल्कि वो मेरा बेटा शहीद हुआ, लड़ता हुआ शहीद हुआ है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप चिंता मत कीजिए, हम और भी अपने बेटे को आपके पास भेजेंगे आपके साथ रहने के लिए। दूसरा, ये होता है जनता का प्रेम, जब जो माओवादियों के प्रति छलकता है, माओवादियों के प्रति दिखता है। उस टाइम पे सरकार और फोर्सेस ऐसी भावना, दिल जीत लेने वाली भावना पे होना, शांत को अमित शाह कैसे मिटा सकेंगे। मुझे लगता है छविंद्र कर्मा का पूरा इंटरव्यू सुनिए और महसूस कीजिए अमित शाह के दोगलेपन के झूठ का, जो कि वो प्रचार करते रहते हैं। लेकिन सदस्य जगदीश चंद्र यादव एक चीज और कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भारत सरकार CIA और मोसाद के अधीन है, अमेरिका के अधीन है और उसके तहत ही नए यंत्र लेकर के माओवादियों पर हमला किया था। हमने स्पष्ट उनसे कहा भी है। तो सवाल है कि विदेशी शक्तियों के साथ माओवादी टकराए थे, माओवादी लड़े थे, उसमें कमजोरियां हुई तो माओवादी नुकसान ज्यादा हुआ उनको, लेकिन वो मौजूद है। जब छविंद्र कर्मा को पश्चिम बंगाल सुन लीजिए, नक्सलवाद खात्मे की बात हुई थी 79 के दौरान पे, सभी लोगों ने मान लिया था कि नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। लेकिन इस 30-40 साल में उन लोगों ने उस जगह तो नहीं, लेकिन बाकी स्टेटों में वो अपने आप को बहुत बड़ा मजबूती के साथ उन्होंने पेश किया, आप देख रहे हैं, और वाकई मजबूत हैं। और कुछ लोगों को मारने, मतलब इनकाउंटर करने से या कुछ लोगों के सरेंडर करने से हम नक्सलवाद का खात्मा मानते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा जल्दी होगा। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मूवमेंट वगैरह था, आप क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, सरकार ने ये कार्रवाई की है कि जो गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। हाल ही के कुछ दिन पहले उन्होंने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हमने नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म किया है, जो कहा हमने वो करके दिखाया। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में आप विपक्ष की भूमिका में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की इन बातों को आप लोगों को बोलना ही है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो इसलिए उनकी बातों को नकार रहे हैं और आप मूवमेंट की बात कह रहे हैं। यदि वाकई मूवमेंट हुआ है, क्या थ्रेट्स आप लोगों तक आए हैं? क्योंकि विपक्ष में और कर्मा परिवार हमेशा से टारगेट में रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी भी आप लोगों को हाई लेवल की मिली है। ऐसे कुछ एविडेंस है आपके पास जो आप ये बता पाएँ, क्लेम कर पाएँ कि हाँ इसमें दिक्कत है? देखिए, मैं इस मामले को लेकर मैंने
जब उनका बयान आया, माननीय गृह मंत्री साहब का बयान आया, इन लोगों ने 31 तारीख को जो डेडलाइन दिया था, उसके बाद इन लोगों तुरंत ही इनका बयान आ गया था। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सरकार के और गृह मंत्री के बोलने से, जो इतनी बड़ी ताकत से हम लोग लगातार जो जिसको संघर्ष करते हैं, हम लोग 40 साल से ऊपर हो गया हमारे परिवार को लड़ते हुए, हम लोग लड़ रहे हैं, और ऐसी चीज़ों में हम एक राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम नहीं देख सकते, जबकि हमने सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोया है इस नक्सलवाद में तो वो हम हैं। हमने तो हमारे फादर को भी खोया है। अभी आपने कुछ लोगों को सरेंडर कराया, सरेंडर कराने के बाद क्या आपने उन सभी से, मैं आपका उसमें इंटरव्यू भी देख रहा था, मैं अभी बीच में वो आप उसका ले रहे थे जो सरेंडर नक्सल लीडर था, अब मैं उसके बयान भी देख रहा था, कर्मा साहब को लेकर भी बोला नहीं वो नक्सल जुलूम चलाया था। शायद उसको नहीं मालूम है कि कर्मा साहब सन 79 में भी पहला जन जागरण अभियान जो है उनके खिलाफ में आज चलाया था, और लगातार कर्मा साहब उनके खिलाफ में लड़ते रहे। तो हम लोगों का परिवार तो लगातार उनके खिलाफ में लड़ रहा है ना, तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है भाई। हम चूँकि हम नस्लियों से लड़ रहे हैं, हमारे पास उनका इनपुट आते रहता है, चूँकि हम हमारे दुश्मन हैं और अंतिम पड़ाव तक वो दुश्मन रहेंगे, इस वजह से हमको भी उनकी जानकारियाँ लेनी पड़ती है कि उनका मतलब क्या चल रहा है, कहाँ क्या मूवमेंट है, क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का गतिविधियों की जानकारी तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने हवा में बोल दिया भाई। जिस दिन एसपी मतलब आपका जिले का जो एसपी है वो अगर बोल दे कि आप छविंद कर्मा बिना साइकिल के मतलब बिना फोर्सेस के आप साइकिल पे भी आप परसपाल जा सकते हैं या किसी गांव में जा सकते हैं, उस दिन मैं वाकई समझूंगा कि निश्चित हाँ भाई अब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। आप सिर्फ बयान देने से तो नहीं होगा ना, और आपने सिर्फ हथियारबंद लोगों को ही मारा है। कितने लोगों को मारा है आपने? कितने नक्सली सरेंडर किए? गिन के 500, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, 1000 होंगे। लेकिन नक्सलियों की तादाद हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, लगातार नक्सलियों की तादाद बढ़ती गई। अभी आपके पास सूचना है कि नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको सरकार को और गृह मंत्री साहब को बताना चाहूँगा कि अभी नक्सलियों ने फिर भर्ती चालू कर दिया है। उस मामले कोई जानकारी है? नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए। और जितने नक्सली सरेंडर किए हैं, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किससे लड़ रहे हैं? नक्सलवाद से। आप जो बंदूक के साथ जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है। हम लोग जो एक विचारधारा से जो लड़ाई हमारी हो रही है ना भाई, अब विचारधारा को बोलने से खत्म हो जाती है क्या? आपके बयान से खत्म हो जाएगी? आप किसी को डरा सकते हैं बंदूक के मतलब बंदूक के दम पे आप डरा सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को तो नहीं जान सकते। आपको सबसे पहले तो जानकारी कलेक्ट करना चाहिए कि एक्चुअल में ठीक है आप राजनीतिक दृष्टिकोण से, और दूसरा क्या है आपका जो मतलब उद्देश्य है, अगर वाकई नक्सली खात्मे का है तो मैं समझता हूँ कि आपको डॉक्टर रमन सिंह साहब से भी बात कर लेना चाहिए। आपकी पूर्ववर्ती जो आपकी ही सरकार थी उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए कि उस दौरान भी जब अपन नक्सलियों से लड़ रहे थे, और यहाँ पे लोकल में जैसे हमारे यहाँ का एमएलए है वो भी हम एंटी नक्सल मूवमेंट में पापा के साथ रहा है, हम लोग साथ का मतलब काम किए हैं साथ में, तो उन ऐसे लोगों से भी जानकारी लेना पड़ेगा आपको कि भाई हमने मतलब हम दावा तो कर रहे हैं कि हमने नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है, हम किसी गांव में जाके अभी आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सलवाद खात्मा होगा। आपको एक्चुअल चीज़ में पहले जानकारी लेना पड़ेगा। दूसरा ये कि कौन सा गांव वाला आपको बोल रहा है कि नक्सलवाद खात्मा, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कौन गाँव वाला आपको बोलेगा कि नक्सली नहीं आ रहे हैं। आप तो सुबह से लेकर शाम तक गाँव वालों के साथ रहते हैं ना, शाम के बाद तो आज भी नक्सली आ रहे हैं ना। जिस दिन आप क्लियर करेंगे, मैं छविंद कर्मा, मैं आपको आप मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले सुरक्षा छोड़ने वाला व्यक्ति मैं रहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी समस्या है और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एक डेडलाइन वाली बात नहीं है, इसको गंभीरता से लेते हुए ग्रासरूट लेवल पे हमको सबसे पहले तो उनका सूचना तंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। आज भी वो, मैं कई सरपंचों से मेरी बात होती है जो आज भी उनके बैठकों में सम्मिलित होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उनके द्वारा में जानकारी आती ही रहती है कि नहीं गांव वाले, मतलब कई लोगों ने सरेंडर जरूर किया है, लेकिन जैसे बीजापुर में सरेंडर किए थे, बहुत सारे लोग अभी बीच में सरेंडर किए थे, उसमें आधे से ज़्यादा गांव वालों को पकड़ के लाए थे। तो गाँव, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मतलब मेरी एक सोच है
कि आप नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं तो नक्सलियों को खात्मा करिए, गांव वालों को लाकर सरेंडर करवाने से नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं देवजी, भूपति, सोनू दादा, देवा जो बहुत हार्डकोर नक्सली थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। हिड़मा का एनकाउंटर हो गया है, गणेश उइके का एनकाउंटर हो गया है। जितने बड़े कैडर हैं उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। कई बड़े कैडर्स जो हैं उनका एनकाउंटर भी हो गया। ये सरकार और पुलिस का ये दावा है और हकीकत भी हमने बॉडीज भी सबकी देखी है। और आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि नक्सली दोबारा भर्ती कर रहे हैं। हाँ। तो ये भर्ती करवा कौन रहा है? ये लीडर मारे गए हैं तो अब कौन करवा रहा है? देखिए बात ऐसा है, अभी आपको बीच में जानकारी होगी, मेरे ख्याल से आपके न्यूज में भी आया था कि इनके जो सीसी क्या था, सीसी एनसीसी नेशनल क्या है उसका फुल फॉर्म, कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसने स्पष्ट कहा कि हमारा जो वो क्या टीम है इनका, छोटी टीम जो है, इसके रूप में ये लगातार सक्रिय रहेंगे। और वाकई आज सक्रिय है, चूँकि हम देखते आ रहे हैं इन चीज़ों को कि ये जब भी फोर्सेस का दबाव हुआ उनके ऊपर, वो फोर्सेस के दबाव आने के बाद ये तत्काल प्रभाव से अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अपने आप को वो ताकतवर बनाने में ही लगे रहते हैं। अपने आप को वो मतलब वेस्ट नहीं करते वो किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो राउंड्स हो, चाहे अपना एनर्जी हो, सारे चीज़ों को वेस्ट ना करते हुए वो अपनी पूरी ताकत अपने आप को मतलब पूरा एनर्जी जो है वो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगते हैं। और हम लगातार देखे हैं कि जब जब फोर्सेस अटैक किया, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज उनकी सरकार आई अटैक मतलब अपन खात्मे की ओर जा रहे हैं तो खात्मा हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी नक्सलियों के ऊपर सरकार और फोर्सेस हावी हुई तब वो साइलेंट होके अपने आप को ताकतवर बना के बड़ी ताकत के साथ वो कमबैक किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप सरकार मतलब फोर्सेस जारी है, हम लोग अटैकिंग मोड में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो अटैकिंग मोड आपने बना के रखा है, अगर इसको बनाए रखना है तो आपको सबसे पहले तो अपनी सूचना तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और ग्रासरूट लेवल पे आपको हर मतलब जो बॉर्डर्स के जो गाँव हैं उन पे अपनी सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए वहाँ पे काम करना पड़ेगा। गणेश उइके मारा गया है, क्या इनपुट से आपके पास? देखिए मेरी जो जानकारी है और अभी आपने जो उस दिन बयान लिया था, मैं समझता हूँ कि सरकारों को उन लोगों से पूछना चाहिए कि गणेश उइके के पास सबसे बड़ी फोर्सेस थी, सबसे बड़े फोर्सेस होने के बाद हमने भी बॉडी देखा, बॉडी देखने के बाद हमने भी जानकारी ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो गणेश उइके नहीं है। क्योंकि मैंने भी जानकारी लिया कि गणेश के पास 108 जवान रहते थे। जब जिसके पास 108 जवान रहते थे वो व्यक्ति सामान्य तौर पे 6 लोगों के साथ मारा जाता है और उसके बाद मतलब मुझे डाउट इस बात का है कि अभी तक उनके बड़े हार्डकोर जो नक्सली हैं उनकी ओर से या उनके लेटर्स में उनके जो पर्चे वगैरह आते हैं कहीं पे भी वो गणेश उइके जी का उल्लेख नहीं है। गणेश उइके का जो है कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि ये वाकई मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये संदेह मतलब एक शक को जन्म देता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बारीकता से काम करना पड़ेगा। यानी आप ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि गणेश उइके आज भी जिंदा है? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से लेते हुए इसको जाँच करना चाहिए और जितने लोगों ने सरेंडर किया है उनसे पूरी जानकारी लेनी चाहिए, चाहे प्यार से हो चाहे मार से। अच्छा सर ये बताइएगा, जब 2018 से पहले आप लोग विपक्ष में थे क्योंकि सरकार उस समय भाजपा की थी प्रदेश में, तब कांग्रेस ये चीख चीख कर कहती थी कि 2018 में यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता हमें जिता है, हम झीरम हमले का राज खोलेंगे, हम उसके लिए जांच करेंगे। आपकी सरकार आई, जनता ने आप पर भरोसा जताया, सरकार आप लोगों की आई, फिर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और बार बार उनके बयान आते थे कि झीरम हमले का जो सच है वो मैं अपने जेब में लेकर रखा हूँ। लेकिन सरकार चली गई, सच वो बाहर ला नहीं पाए, सरकार बदल गई, नई सरकार को आए भी 2-2.5 साल का वक्त गुजर गया। आप एक नक्सल हिंसा पीड़ित हैं, आपके पिता की नक्सलियों ने हत्या की है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की भावनाओं के साथ भी राजनीतिकरण किया जाता है, राजनीति खेली जा रही है? क्योंकि सरकार आपकी थी, चाहते तो आपको भी बता सकते थे, चाहते तो वो पब्लिक को बता सकते थे। क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? नहीं, इस मामले को लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब से भी हमने चर्चा किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम जांच के लिए NIA से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जितना भी उन्होंने जांच किया है उसको हमें मतलब हमको सौंपा जाए, हम जांच करेंगे। लेकिन
लास्ट तक एनआईए ने वो जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा, जिसके चलते हमारी सरकार में हम लोगों ने जांच नहीं कर पाया। सरकार और पुलिस का दावा है कि झीरम हमले के जो मास्टरमाइंड नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल हिंसा पीड़ित आप हैं, और क्या आप लोगों ने कभी मुलाकात करने की उन नक्सलियों से कोशिश की कि आखिर वो उन्होंने आखिर मारा क्यों? क्या राजनीतिक षड्यंत्र था या आपके पिता की हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी? क्या आपने बात करने की कोशिश की कभी? सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है कि जब भी किसी नक्सली को सरेंडर होता है, मारा जाता है, मैं लगातार आप हम दोनों देखते आ रहे हैं, जब भी ऐसा हुआ सरकारों का एक ही बयान रहा है कि ये झीरम कांड में सम्मिलित है, झीरम कांड का मास्टरमाइंड है, झीरम कांड में इसकी भूमिका रही है, ये लगातार उनका बयान रहा। तो मैं वही चीज़ आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब भी किसी की आप बात करते हो झीरम कांड में सम्मिलित होने की, तो उनके सरेंडर होने के बाद क्या सरकार ने अभी तक उनसे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी कलेक्ट किया? वो तो सरकार की जवाबदारी है भाई, वो चीज़ तो सरकार को पूछना चाहिए। आपकी मंशा नहीं है, जितने भी पीड़ित हैं उनको आपको न्याय दिलाने का मंशा नहीं है, वो अलग बात है। आप लोग शुरू से नक्सलवाद को लेकर आपने ही राजनीति किया शुरू से। माननीय कर्मा साहब ने जब जन जागरण मतलब सलवा जुलूम आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी आपने सरकार की होने के हैसियत से आप साथ देने का बात किए थे। मैं समझता हूँ कि उस दौरान भी ख़त्म कर सकते थे आप लोग, चूँकि हमारे साथ फोर्सेस के साथ जनता भी साथ में चल रही थी, सरकार के साथ चल रही थी जनता तो आपके साथ चल रही थी ना। आपने जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। नक्सलवाद अगर पनपता रहा तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो आप थे। नक्सलवाद का मतलब अगर इतना बड़ा तो उसका कारण ये भी था कि आपने जब जुलूम चल रहा था, जुलूम चल के दौरान पे जब जुलूम के खिलाफ में पिटीशन दायर हुआ था, उस पिटीशन में आपको डिफेंड करना था माननीय न्यायालय में, आपने डिफेंड नहीं किया। तो किसकी जवाबदारी थी? आप नहीं चाहते थे। आपने तो अपना हाथ खोल मतलब अपने उस आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भोगा। कई हमारे जो लीडर्स हैं वो शहीद हो गए, हमारे इवन हमारे फादर भी शहीद हो गए। तो उसका कारण क्या है भाई? नक्सली थे तभी तो शहीद हुए ना। और आज भी हम उसी नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, आज भी हम लोग उसी नक्सलवाद को लेकर सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ राजनीतिक बातें करने से, डेडलाइन देने से नहीं होगा। उसको गंभीरता से लेते हुए पक्ष विपक्ष दोनों को मिलके, और जो लोग उस दौरान से लगातार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं, आप उनसे भी मतलब सरकार का काम है कि उनको भी बुलाए, उनके साथ भी चर्चा करें कि यहाँ पर इस मतलब इतनी बड़ी समस्या है, इसको अपन कैसे ख़त्म करें। इस पर आपको पहल करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, ना कि आपने 4 लोगों को सरेंडर करा के सिर्फ फ़ोटो खिंचा के आप नक्सलवाद का खात्मा मत समझिए। आप पक्ष विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, तो केंद्र में एक समय था कि आपकी सरकार थी, काफ़ी साल तक आप लोगों ने राज किया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई 2018 में, आप लोगों ने क्या किया? फिर आप लोगों ने क्या पहल करी नक्सलवाद को भी खत्म करने की? तो इस नक्सलवाद के खात्मे के लिए जितना भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, आप डॉक्टर रमन सिंह साहब का सरकार थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, आप पूरे डाटा आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं इनकी सरकार से कि उस दौरान नक्सलवाद के खात्मे के लिए चाहे फोर्सेस हो, चाहे वो बजट हो, क्या माननीय मनमोहन सिंह सरकार ने कोई कमी की हो तो बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने बताया कि जैसे यहाँ के एसपी से भी आपने बातचीत करी थी कि आप नक्सलवाद अंत आप तब कहें जब आप यानी छविंद्र कर्मा साइकिल से कहीं जा पाएँ या फिर कहीं भी अपनी गाड़ी से बेफिक्र होकर जा पाएँ। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ऐसी सड़कों से निकले हैं जहां उन सड़कों पे कभी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हुआ करते थे, कभी नक्सली ने उस जगह पर आईडी प्लान कर रखी हुई थी। उन्होंने वीडियो वहां की शूट करी और वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और एक संदेश दिया कि देखो ये वो सड़क थी जहां से कभी गुजरना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के हालात जो हैं वो हमारे यानी सरकार के और यहाँ के आम लोगों के काबू में है। तो अब ये इलाका जो है पूरी तरह से नक्सलवाद की जंजीरों से आज़ाद हो चुका है। तो उन्होंने तो कह दिया ना वो जा रहे, तो आप क्यों नहीं जा रहे? फिर आपको किस बात का डर है? देखिए बात ऐसा है, मैंने कहा ना मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं। क्या सरकार, क्या यहाँ की एसपी मुझे परमिशन देते हैं? क्या मैं फ्री होकर जा सकता हूँ? और दूसरा रही बात गृह मंत्री की, तो हमको आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, बारसूर के वो रोड्स पे जाके फोर्स लगा के आप पदयात्रा क्या बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करने से नहीं होता है नहीं। दूसरा आप आके सीआरपीएफ के कैंप में आके बैठ के बात करने से नहीं होगा। दूसरा आप जितनी जो आपकी डीआरजी फोर्सेस जा रही है, लोकल लड़के हैं,
मैं समझता हूँ कि आप मीडिया साथी हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जानकारी ले लें कि कितना इन लोगों ने नक्सली ख़त्म किया, वही बता देंगे आपको, समझ रहे हैं ना। वो बेचारे छोटे कर्मचारी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच वो बताएंगे कि आपको, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग के भी रिश्ते नातेदार लोग बहुत सारे सुरक्षा में हैं, तो वो जानकारी देते रहते हैं कि आपने कितना नस्लवाद ख़त्म किया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि उस पहाड़ी की बात करें अपन, कौन सी, कर्रे गुट्टा को लेकर आप भी वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे गए थे। वहाँ की वस्तु स्थिति आपको भी पता है कि जिस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चढ़ना कितना मुश्किल है और कितना समय लग सकता है, वो आप भी जानते हैं। वहाँ पे अभी सरकार नहीं पहुँची, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। हवा में बोलना अलग बात है, पार्लियामेंट में आपने हवा में बोल दिया, आप गृह मंत्री आप आते सब फोर्स लग जाती, वो अलग बात है। बिना फोर्सेस के आप में भी मैं चैलेंज करता हूँ, आप आ जाए, हम लोग दोनों, मैं और गृह मंत्री क्या नाम आपका, शर्मा जी, हम साथ में चल देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर, आप नक्सलवाद के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नक्सलवाद का भी खात्मा नहीं हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता है, वो छत्तीसगढ़ में पता है कि आपको Z+ सिक्योरिटी मिली, यानी VVIP सिक्योरिटी आपको मिली भी है। VVIP सिक्योरिटी मिला, Z+ सिक्योरिटी मिलना, यानी लोगों के बीच में भी एक अलग सी इमेज होती है, मतलब वो राउडी वाली जो इमेज आती है वो है। ये ऐसा तो नहीं है कि आपको डर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, अब ये सिक्योरिटी भी हटा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं कि यदि आपकी Z+ सिक्योरिटी हट गई फिर आपको राउडी वाला जो इमेज है वो खत्म हो जाएगा। बात ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आज़ादी के साथ आप मीडियाकर्मी हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी है, जितनी आज़ादी के साथ आप घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी में हम कर सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या ये संभव है? क्या हमारा मन नहीं करता है? इंसान तो मैं भी हूँ, बहुत सारी इच्छाएं हमारी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ये कोई बात नहीं है, सुरक्षा कोई एक स्थायी वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति, मेरा परिवार हो चाहे वो जितने भी लोगों ने सुरक्षा ले रखा है, मैं डॉक्टर रमन सिंह साहब की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रमन सिंह साहब, उनको नहीं लगता क्या वो भी फैमिली के साथ फ्री होकर घूमे, वो भी लोगों के बीच में जाएं, लोगों के साथ फ्री होकर रहें? हर आदमी चाहता है कि हम इस प्रकार के मतलब जो तामझाम है इनसे थोड़ा सा आज़ादी है, लेकिन कोई अपने को शौक नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग, सरकार ने जो हमें Z+ सुरक्षा दिया है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा कि चूंकि डायरेक्टली हम लोग फाइट कर रहे हैं नक्सलियों से, ठीक है, तो नक्सलियों से फाइट करते हुए अगर आप वो सुरक्षा की जवाबदारी को लेकर अगर बात करें तो सरकार चाहेगी ना भाई कि कोई व्यक्ति है जो उनके खिलाफ में लड़ रहा है, उनके खिलाफ में बोल रहा है, वो व्यक्ति कम से कम जिंदा रहे। बाकी लोग तो वैसे भी नहीं बोल रहे। पूरे छत्तीसगढ़, अपन हिंदुस्तान की बात ना करें, छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं और एक केंद्रीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, उनके स्टेट के जितने मिनिस्टर है, इवन इंक्लूडिंग CM, क्या वो नक्सलियों के खिलाफ कहीं बोलते हुए आपको नजर आ रहे हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ MLA हैं जो कभी हम लोग के जुर्म के साथी रहे हैं, क्या वो बोल पा रहे हैं? मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बीच में हमारे एक एक्स MLA साहब के साथ हम लोग साथ में थे, हम लोग उनके साथ भी बैठे थे। मैं बोला यार क्या स्थिति है, आपकी सरकार नस्लवाद के खात्मे की बात करे। बोले नेताजी मैं दौरे पे जा रहा हूँ, लेकिन सोच समझ के जा रहा हूँ और सोच समझ के ही वापस आ रहा हूँ। मैं बयानबाजी के चलते नहीं जा रहा हूँ, मतलब बयानबाजी के चलते मतलब चक्कर में नहीं रहता। मतलब उनके लीडर्स, मेरी छोड़िए, मैं छविंद्र कर्मा आपका विपक्ष का नेता है, कांग्रेस का नेता है, वो आपके खिलाफ में हमारे जो मतलब आपके सिस्टम के खिलाफ में बोलना है वो बोलेगा। मैं समझता हूँ कि आपके जो लीडर्स हैं, जो लोकल लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ उनसे जानकारी कलेक्ट कर लें आप। मैं तो विपक्ष का नेता हूँ ना, मुझसे दिक्कत हो सकती है, मेरी बातें गलत हो सकती है। मैं समझता हूँ आपके नेताओं से आप जानकारी लीजिए कि वाकई में नक्सलवाद का खात्मा हुआ या नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई, मेरी छोड़ दीजिए। जिन नक्सलियों ने कभी संगठन में रहते हुए सैकड़ों जवानों की हत्या करी, सैकड़ों आदिवासियों की हत्या करी, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दी। जुड़ूंग का वो दौर था जब कई सैकड़ों आदिवासी अपना घर छोड़कर आ गए। तो वो जो नक्सली थे उन्होंने आज आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया, सरकार उन्हें पुनर्वास करवा रही है।
उनको फिर अब कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है, कई लोगों को घर दिए जा रहे हैं, रोजगार से उन्हें जोड़ा जा रहा है। आप नक्सल हिंसा पीड़ित रह चुके हैं, नक्सल हिंसा पीड़ित हैं आप क्या सोचते हैं सरकार की इस पहल के बारे में? मैं ये जो सरेंडर नीति है मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। कल मैं 4-6 लोगों का हत्या करने के बाद सरेंडर करता हूँ, क्या मुझे भी आप ऐसे करेंगे? क्या मुझे हत्या का दोषी नहीं मानेंगे? चंबल क्षेत्र में जितने जो डाकू थे उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद उनको भी जेल जाना पड़ा था। आप लोग यहाँ पे सरकार के मेहमान बना के जो बिठाल के रखे हैं, आप उनको जितने भी मामले थे, आप लोग तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इस मामले में सम्मिलित, उस मामले में सम्मिलित, कई धाराएं लगाए थे आप लोगों ने। तो उन धाराओं के तहत उनको कुछ सालों के लिए जेल तो भेजना चाहिए था। उसके बाद आप पुनर्वास नीति के तहत जो भी आप व्यवस्थाएं करते वो अलग बात थी भाई। जिस मतलब जो उन्होंने जो कांड किया है, जो कर्म किया, तो उसके खिलाफ में मतलब आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हुए आप उनको पाल के रख रहे, तो ये तो गलत है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जितने लोगों ने भी सरेंडर किया है उनको पहले जेल भेजिए, जेल भेजने के बाद फिर आगे उनको जहाँ पे भी आप जो भी व्यवस्थाएं देते वो देते रहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये छविंद्र कर्मा थे जिनका ये दावा है कि बस्तर से या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से नक्सलवाद का अभी तक सफाया नहीं हुआ है और नक्सली अब भी बस्तर जैसे इलाके से स्थानीय युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर। छविंद्र कर्मा के बयान को अगर आपने सुन लिया है तो आप समझ गए होंगे कि माओवादी क्या हालात में है। और छविंद्र कर्मा सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य जगदीश चंद्र यादव की बातों को ही पुख्ता कर रहे हैं, उनकी बातों को ही मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं और आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।